हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पुनः जो है नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध कथन हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो पहले देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो प्रमुख कथन हैं उसी को देखते हैं। तो आइए। गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना है। गद्य की एक परंपरा चलने वाले 4 लेखकों में आधुनिक हिंदी का पूरा अभ्यास मुंशी सदा सुखलाल और सदन मिश्र की भाषा में मिलता है। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदा सुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदा सुख ने लेखनी भी चारों ओर से पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। संवत 1860 यानी 1803 ईस्वी के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य में अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। साहित्य के योग स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1941 के पूर्व नहीं मिलती। संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत 1914 के बलवे के पीछे हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह से चली। राजा शिवप्रसाद और भारतेंदु समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा चलता रहा। गारसत दत्तासी पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक ने भी फ्रांस में बैठे बैठे योग दिया। गारसत दत्तासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा और यह कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। आगे चलकर गारसत दत्तासी मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके उर्दू का पक्ष ग्रहण कर कहते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट की सी रह गई है, जो गांव में अलग ढंग से बोली जाती है। उन्होंने भारतेंदु जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया है। वह वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माने गए रामचंद्र शुक्ल। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदन मिश्र में पूर्वीपन। पूर्वीपन था। राजा शिवप्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उनमें कम था। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ प्रकट हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने पद्य की ब्रजभाषा का बहुत संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। जब भारतेंदु अपनी मंझी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्य रूप मिल गया और भाषा का स्वरूप प्रश्न नहीं रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। आचार्य शुक्ल। भारतेंदु में 2 प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी और तथ्य निरूपण की दूसरी। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। प्रतापनारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी
छोड़ती चली है। प्रेमधन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्यखंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमधन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसे ही होती थी जैसे खरी खरी सुनाने के काम में लाई जाती। जिन लोगों में उसकी चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्दशोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है। उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। उपन्यास अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला। उसके पीछे राधा कृष्णदास ने निस्सहाय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा सौ अजान एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। हरिश्चंद्र ने बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था पर पूरा न कर सके। बाबू गजाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राम कृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वधारणा में धूम रही काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। उनके उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना व चित्र रहा, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। वे वास्तव में घटना प्रधान नाटक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है, इसीलिए ये साहित्य की कोट में नहीं आते। देवकीनंदन खत्री ने राजा शिवप्रसाद वाली उस पिछली आमफाम भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी। ठीक नहीं, उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी संवत 1922 और मृत्यु संवत 1989 ईस्वी, जिनकी रचनाएं साहित्य कोट में आती है। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। किशोरीलाल गोस्वामी की बहुत से उपन्यासों यथा चपला का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। उनमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बात और खटकती है, वह है उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे किशोरीलाल गोस्वामी को उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू ए मोल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिवप्रसाद सितारे का जीवन चरित्र लिखा जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंकों भाग 1 से संख्या 2, 3, 4 में निकला। उर्दू जबान और शेर सखुन में बढ़ेगी नकल से उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेख हरिऔध के 2 उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल भाषा के नमूनों की दृष्टि से लिखी गई, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। उनकी सबसे पहली पुस्तक वेनिस का बांका में जैसे भाषा संस्कृतपन की ठीक सीमा पर पहुंची हुई थी, वैसे ही उन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई देती है। लज्जाराम मेहता अखबार नवीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू और धर्म और हिंदू
पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समाजीनता दिखाने के लिए छोटे बड़े उपन्यास धूर्त, रसिकलाल, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू भी लिखा। पर ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं, उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नवीस। काव्यकोट में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो, चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र का लक्ष्य नहीं। हिंदी में न देख ब्रजभाषा में काफी देख बाबू ब्रजनंदन सहाय ने 2 उपन्यास इस ढंग के प्रस्तुत किए, सौंदर्योपासक और राधाकांत 1659। आचार्य शुक्ल। बाबू रामकृष्ण वर्मा ने ठग वृत्तांतमाला संवत 1946, पुलिस वृत्तांतमाला 1947, अकबर 1948, अमला वृत्तांतमाला 1951, चित्तौड़ चातकी 1952 का भाषा से अनुवाद किया है। चित्तौड़ चातकी चित्तौड़ के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई और उसका इतना विरोध हुआ कि सब कापियां गंगा में फेंक दी गई। कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला 1952 और प्रमिला 1953 का अनुवाद किया है। जया और मधुमालती का अनुवाद 1-2 वर्ष पीछे निकले। बाबू गोपाल राम गहमरी बंग भाषा के गृहस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों या मुहावरों का बेधड़क उपयोग किया है। उनके लिखने का ढंग बहुत मनोरंजक है। उदित नारायण लाल के भी कुछ अनुवाद निकले, जिसमें द्वीप निर्माण, ऐतिहासिक उपन्यास, पृथ्वीराज के समय का चित्र उल्लेखनीय है। काशी के बाबू गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल आदि कई उपन्यास उर्दू से अनुवाद करके निकले। मराठी से अनुदित उपन्यासों में बाबू रामचंद्र वर्मा का छत्रसाल बहुत उत्कृष्ट है। कहानी। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाईवाली का नंबर आता है। बंग भाषा के अनुवाद करने में इंडियन प्रेस के मैनेजर गिरिजा कुमार घोष हिंदी कहानियों में अपना नाम पार्वती नंदन देते हैं। सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियाँ। इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी। सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियाँ हैं। पहला इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी, गुलबहार 1902 किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल 1902 मास्टर भगवान दास मिर्जापुर, 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी 1903 गिरिजा दत्त वाजपेयी, धुलाई वाली 1904 बंग महिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के इतिहास, पृष्ठ 337। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970-1913 ईस्वी में इंदु में निकली। 1937 गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था 1915 सरस्वती में प्रकाशित में पक्के यथार्थवाद के बीच सूरज की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। कहीं भी प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत नहीं है। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी ने विविध प्रणालियों पर लिखी गई कहानियों का उल्लेख किया है। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना एवं मनोविज्ञान में परिलक्षित होने वाली कहानी यथा उनसे कहा था। गुलेरी, निंदिया लागी और पेंसिल स्केच भगवती प्रसाद वाजपेयी। परिस्थितियों के अंतर्गत प्राकृतिक चित्रण, परिस्थितियों के विशद मार्मिक, कभी कभी रमणीय अलंकृत वर्णनों और व्याख्यानों के साथ किसी मार्मिक परिस्थिति में परिवेशित होने वाली कहानी, जैसे चंडी प्रसाद हृदय की उन्मादिनी और शांति द्विवेदी कहानी। घटना और संवाद में गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना का सुंदर समन्वय तथा प्रसाद जी और राय कृष्णदास की कहानियाँ
किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानियाँ यथा पांडे बेचन शर्मा उग्र का भुनना। भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखने वाली कहानी जैसे शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद दान ऋषभ चरण जैन। किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक कालखंड का खंड चिन्ह दिखाने वाली कहानी यथा गहुला राय कृष्णदास आकाशदीप प्रसाद। राजनीतिक आंदोलनों में सम्मिलित नवयुवकों के स्वदेश प्रेम त्याग साहस जीवनोत्कर्ष का चित्रण खड़ा करने वाली जैसे उसकी माँ पांडे बेचन शर्मा उग्र। देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली कहानी यथा निंदिया लागी भगवती प्रसाद वाजपेयी अपना अपना भाग जनेंद्र। सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास पर आदिम रूप झलकाने वाली यथा अंतःपुर का आरंभ राय कृष्णदास चबेली की कली श्रीमत समंत बाहुबली जैनेन्द्र कुमार। समाज के पाखंड पूर्ण पापचार के चटकीले चित्र सामने लाने वाली कहानियां जैसे उग्र की भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षक वैचित्र के साथ चलती है। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और चांदनी जैसे कहानियों में मिल सकती है। नाटक। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु पहले नाटक के नाम से 2-4 ब्रज भाषा में लिखे गए। उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन को छोड़कर किसी में भी नाटकत्व न था। आचार्य शुक्ल। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र बद्रीनाथ चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पाठ लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ उसमें भारतेंदु ने पाठ किया था। यह अभिनय देखने के लिए काशी नरेश महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे और उनका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ मुड़वाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। संवत 1925 में भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक बंगला के अनुवाद करके प्रकाशित किया था। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बड़े सुडौल रूप का अभ्यास किया। संवत 1930 में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्ण दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली 1973। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। संवत 1930 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा ना भवत नाम का प्रश्न लिखा है, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिवप्रसाद को लक्ष्य करके खुशमादियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे छोड़े। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान सर्वप्रथम नाटकों की ओर गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 लिखे गए थे। उनसे महाराजा विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। भारतेंदु सिद्धवाणी के अत्यंत सरल सहृदयी कवि थे। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। भारतेंदु में हम 2 प्रकार की शैलियों का वर्णन पाते हैं, उनकी भाववेश की शैली दूसरी और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी।
अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उनमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनीबाजों में जाकर शामिल हो जाते थे तो कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई देते थे। आचार्य शुक्ल प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, परंतु उनकी शैली में बहुत कुछ भिन्नता भी लक्षित होती है। प्रताप नारायण मिश्र में विनोदप्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में वक्रता की मात्रा प्रायः रहती थी। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बछवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, पर उनमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन इत्यादि सब विषयों पर प्रताप नारायण मिश्र की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घोड़े की लत्ता बिना कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध भाव। यद्यपि इनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की और अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। बालकृष्ण भट्ट को मुहावरों की सूझ बहुत अच्छी थी। कान, आँख, कान, नाक इत्यादि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांधी। मिश्र के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर अधिक रहता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व्यंग्य और वक्रता बालकृष्ण भट्ट के लेखों में भी भरी रहती थी और वाक्य भी कुछ बड़े होते थे। ठीक खड़ीबोली की आदर्श का निर्वाह बालकृष्ण भट्ट ने कभी नहीं किया। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे नव शिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट से घिरे एजुकेशन इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। बालकृष्ण भट्ट की शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण मिश्र के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ापन लिए रहता था। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। बालकृष्ण भट्ट से संवत 1943 ईस्वी में श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा देख कर की। उसी वर्ष बद्री नारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका से निकाली। इस दृश्य से सम्यक समालोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए। उनकी हर एक बात में रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वे भी उन्हीं सा रखते थे। उनकी प्रेम धन शैली विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते कि पाठक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझ जाता था। अनुप्रास और अनूठे पदविन्यास की ओर उनका प्रेमधन ध्यान रहता था। किसी को साधारण ढंग से कहे जाने पर वह लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर देते थे तब तक छपने नहीं देते थे। वे लिखने में भारतेंदु के उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पदविन्यास व्यर्थ के आडंबर में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की हिंदी का
आनंद कादम्बनी प्रेमचंद्र जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकली थी। औरों के लेख उनमें नहीं होते थे। भारतेंदु ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं कि आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि इसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है, और यह जरूरत भी नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हों। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी साहब ने किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उनके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उसकी आलोचना और लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बनी के 21 पृष्ठों से निकाली। प्रेमधन ने कई नाटक लिखे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के प्रेमधन ने कई नाटक लिखे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक हैं कि अभिनय दुस्साध और भाषा की रंग बिरंगी है। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य संग्रह है। इसमें सीता की भाषा ब्रज भाषा है। वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा वेश्या विनोद महानाटक अपूर्ण। दूरव्यसन गृहस्थ समाज का चित्र खींचने के लिए संवत 1943 में आनंद कादम्बनी में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। कादम्बनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। पीछे जो इसका साप्ताहिक रूपनागरी निरा निकला, उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक हुए। वर्षा के खासे रूपक हुए, जैसे संपादकीय संपद और हास्य हरितांकुर और नियम निर्घोष इत्यादि। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का विशेष स्थान था। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते। उपयुक्त चारों लेखकों भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन में प्रतिभागियों का मनमौजी पंथा, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ स्वदेश होती थी। भारतेंदु के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की ही तबीयत रखने वाले मध्य प्रदेश राघवगढ़ के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह हिंदी के एक ऐसे प्रेमपथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन गद्य साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास रखने के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति इनमें भी, वैसी उस काल के किसी कवि में नहीं। बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुँच मानव क्षेत्र तक थी। ठाकुर जगमोहन सिंह के नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृति साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। जात के कायस्थ बाबू तोताराम अलीगढ़ से भारत बंधु पत्र निकालने वाले भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक होने के साथ साथ हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उन्होंने कीर्तिकेत नामक एक नाटक भी निकाला था। जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नत में रहे, उन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे केटू कृतांत नाटक, अंग्रेजी का अनुवाद, स्त्री सुबोधिनी। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण केशवराम भट्ट के सज्जाद सुब्बुल और शमशाद शौसन नामक 2 नाटक लिखे, जिनकी भाषा उर्दू ही समझिए। इनमें हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे, मुकदमेबाज, मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले अनेक पात्र आए हैं। संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था। 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। अंबिका दत्त व्यास 1915 अंबिका दत्त व्यास संवत 1915 से
57 संवत। संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि, सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे, जिनके धर्म संबंधी व्याख्यान की धूम रहा करती थी। अवतार, मीमांसा इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के पदों को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा है। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त उन्होंने गद्य का मीमांसा भी लिखी। उन्होंने के स्थान पर इन्होंने और उन्होंने लिखते थे। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या गिरती दशा में हरिश्चंद्रिका को संभाला था। कविराज श्यामल दान ने जब अपने पृथ्वी चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासव को जाली ठहराया था, तब उन्होंने रासव संरक्षण लिखकर उसे असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। भीमसेन शर्मा दयानंद के दाहिने हाथ ने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र निकाला था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक एक लेख लिखकर उन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़ी जोर शोर से दी थी, जैसे दुश्मन को दुश्मन और सिफरिस को छिप्राशीस। फ्रेडरिक पिंकार्ट इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी के लेख और पुस्तकें लिखते और पत्र व्यवहार करते थे। उनकी पुस्तकें एक बाल दीपक भाग 4 नागरी और कथा अक्षरों में और दूसरा विक्टोरिया चरित्र 136 पृष्ठ है। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। इनकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही। प्रसाद ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेम जी ने मुस्लिम काल के भीतर प्रसाद के नाटकों में स्कंद गुप्त क्षेत्र और प्रेमी के शब्दों में रक्षाबंधन। हरिकृष्ण प्रेमी के कथोपकथन प्रसाद के कथोपकथन से अधिक न्यायोयुक्त है। प्रेम जी के रक्षाबंधन मेवाड़ की महारानी कर्मावती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना, यह कथावस्तु हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति सूचित करती है। प्रसाद जी के ध्रुवसामनी नाटक में एक सम्भ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का अंग है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति अधिक कुछ सामाजिक प्रश्न तो सामने रखे ही हैं। यूरोप में परिवर्तित तथा तथ्यवाद का खरा रूप दिखाने का यत्न किया है। नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी यूरोप में लाए हैं, उसमें काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है। उनके नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लदे भाषण है, न गीत या कविताएं। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं आवश्यक है। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी का है, पौराणिक नाटक रचना में वही स्थान उदय शंकर भट्ट का है। चतुरसेन शास्त्री ने अमर राठौर और उत्सर्ग नामक नाटकों में कथावस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता दिखाई है। अंग्रेज कवि शैली के ढंग पर सुमित्रा नरपत ने ज्योत्सना नामक एक रूपक लिखा है। कैलाश नाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक है। निबंध यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसको कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषताएं हों। भारतेंद्र के समय में ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी। द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले 2 अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए। बेकन विचार रत्नावली लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद और निबंध माला दर्श चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद पहली पुस्तक में महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और दूसरी पंडित गंगा प्रसाद खत्री की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती में संपादन का भार लिया। उनके लेखकों में अधिकतर बातों का संग्रह के रूप में ही है। भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले
निबंध बहुत कम मिलते हैं। स्थायी निबंध की श्रेणी में 2-4 ही लेख जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ जाते हैं। द्विवेदी जी के लेख विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर इनके विचार की वह गूढ़ गुम्फित परंपरा नहीं मिलती है जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी शब्द विचारखंड को लिए हो। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। द्विवेदी जी की व्यास शैली विपक्षी को कायल करने में के प्रयत्न में बड़े काम की है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? सरस्वती 1913 ईस्वी और आर्य समाज का प्रकोप सरस्वती 1914 इसके अच्छे उदाहरण हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। उनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे, इसीलिए इनकी शैली बड़ी प्रगल्भ होती थी। माधव प्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा शैली पर चलते थे। जहाँ किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो उन्हें माधव प्रसाद मिश्र सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों के और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी। इनके विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता सब कुछ का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। बेबर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया था। माधव प्रसाद मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की नैषध चर्या और श्रीधर पाठक के गुणवंत हेमंत, जिसकी द्विवेदी ने बड़ी प्रशंसा की थी, को लगे हाथों लिया। मालवीय जी ने जब छात्रों को राजनीति आंदोलनों से दूर रखने की सलाह दी थी, तब उन्होंने अत्यंत छोड़ खुली चिट्ठी उनके नाम छपी थी। विश्व प्रकारक आचार्य शुक्ल का कथन है। विश्व प्रकारक पत्र का संपादन गौड़ ब्राह्मण होने के कारण मारवाड़ियों से प्रेम और इनके हितार्थ तथा देवकीनंदन खत्री की सहायता से काशी से सुदर्शन नामक मासिक पत्र 1900 ईस्वी में प्रकाशन उन्होंने किया है। सुदर्शन में इनके लेख प्रायः सब विषयों पर निकलते थे। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र जी के 2 लेख मिलते थे, घृत और क्षमा। जोश आने पर माधव प्रसाद मिश्र बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक संपादक पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने इससे एक बार लिखा था कि मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें उनसे लेख पाना है तो सदा एक न एक टंटा उनसे छीन ही रखा करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाल मुकुंद गुप्त बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी छेड़छाड़ कर बैठते थे। उनकी भाषा बहुत चलती, संजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुजराती की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका अभ्यास बीच बीच में मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे रहते थे। यद्यपि ये गोविंद प्रसाद मिश्र हिंदी के बहुत से पुराने लेखकों में से थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई सदानंद मिश्र के सार सुधानिधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख लिखा करते थे। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख में लगता है। गद्य के संबंध में इनकी भाषा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। गोविंद प्रसाद मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्दगुच्छों का एक अटाला कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जैसे हिंदी के एक अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। अपनी भाषा इस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है कि
उसमें अरबी फारसी विदेशी शब्द नहीं आते हैं। आधुनिक सभ्यता के विद्वानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में अपनी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू श्याम सुंदर साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान के द्वारा अपने साहित्य का इतिहास और कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मामला इकट्ठा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवनवृत्त हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में अपने संग्रहित किए। शिक्षोपयोगी 3 पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्योलोचन भी अपने लिखी या संकलित की। गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पंडितपूर्ण हास जैसा उनके लेखकों में रहता है और कहीं देखने को न आया। उनके गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती है। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्ट और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है, किसी में नहीं। इनके स्मित हास्य की सामग्री विविध क्षेत्रों से ली गई है। आचार्य शुक्ल अध्यापक पूर्ण सिंह में विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य के लिए एक नई चीज थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के जीवन की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहरें उठी, उनमें बहुत कुछ तक बहे। उनके निबंध सरदार पूर्ण सिंह भावात्मक कोड में ही आएंगे। यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा, इस समय उनके 3 निबंध हमारे सामने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुलाब राय की एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यासपूर्ण निबंध हैं। इन्हीं में एक कुरूपता भी है। समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थव्यवस्था कसी हो, अधिक लेखक हमें न मिले। आलोचना। समालोचना के 2 प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक जुडिशियल मेथड और व्याख्यात्मक इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। समालोचना के 2 प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक जुडिशियल मेथड और व्याख्यात्मक इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इनका सूत्रपात हरिश्चंद्र के समय हुआ था। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना बद्रीनाथ चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बरी में शुरू की थी। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना उक्त पत्रिका में निकलती थी। किसी ग्रंथकार के गुण दोष दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंद्र के समय नहीं निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी। इसमें लाला सीताराम के अनुवाद किए हुए नाटकों की भाषा और भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए थे। यह अनुवादों की आलोचना थी जिसमें दोषों का उल्लेख था, गुण नहीं ढूंढे गए। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने विक्रमदेव चरित, नैसा चरित चर्चा और कालिदास की निरंकुशता विशेषता परिचायक समीक्षाएं निकाली। कालिदास की निरंकुशता पुस्तक हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई थी।
इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्लों वालों को परिचित कराने के प्रयत्न समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना नहीं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य प्रस्तुत नहीं किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा इत्यादि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। यदि द्विवेदी जी उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुक सकती। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचना ग्रंथ निकाला, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचना पुस्तक निकाली। आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रख दिया। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी की दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तारतम्य आलोचना का शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उस आक्षेपों का बहुत कुछ प्रयास किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। देव और बिहारी के झगड़ों को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र के मैदान में आई। मिश्रबंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली, जिसमें उन्होंने मिश्रबंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की बातों पर भी विचार किया। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो मतिराम ग्रंथावली निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने तुलनात्मक आलोचना को अर्पित कर दिया। तृतीय उत्थान में आलोचना का आदर्श भी बदला। गुणदोषों के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतःवृत्तियों की छानबीन की ओर ध्यान गया। रामचंद्र शुक्ल ने तृतीय उत्थान काल में हिंदी आलोचना ग्रंथों का उल्लेख किया। केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल गुप्त जी की कला, प्रोफेसर सत्येंद्र प्रेमचंद की उपन्यास कला, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, पदम सिंह पद्माकर की काव्य साधना, अखौरी गंगा प्रसाद सिंह प्रसाद की काव्य साधना, रामनाथ लाल सुमन मीरा की प्रेम साधना, पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव भूषण, भारतेंदु, मधुसूदन गुप्त, शंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध लिखे। शांत प्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग से अच्छा अभ्यास किया है। डॉक्टर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पर पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। प्रभाव विभंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु ही नहीं है। न ज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मूल्य, न भाव के क्षेत्र में। पश्चात काव्यमीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख और पुस्तकें इस काल में लिखी गई, जैसे श्याम सुंदर दास कृत साहित्यलोचन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य और साहित्यलोचन पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है। दूसरी पुस्तक में यूरोपीय साहित्य के विकास तथा पश्चात समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।